हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का साइंस का न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके उठाएगा ये क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग को हम न्यूमेरिकल आज के डेट में बताने वाले हैं। तो आप लोग न्यूमेरिकल को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्लास 10 है ना, क्लास 10th साइंस है। ठीक है, क्लास 10th का साइंस है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दे रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण हमारा कौन सा उत्तल है, उसकी फोकस दूरी हमें बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर फोकस दूरी का ज्ञात करने के लिए, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। वक्रता त्रिज्या r होती है और ये दिया है 32 सेमी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ होती है और एफ बराबर आपका फार्मूला होता है r/2। जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या आपका क्या दिया है, 32 दिया है। इसलिए यहाँ पर f बराबर क्या हो जाएगा, 32/2। 2 से 32 हमारा 16 बार में कट जाएगा। f बराबर 16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे। अगर जो फोकस दूरी दे देता है, वक्रता त्रिज्या पूछता है, मान लीजिए अगर जो फोकस दूरी हमारा यहाँ पर दे दिया 10 सेमी और वक्रता त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, तो आप r बराबर 2 गुणे f फार्मूला यूज करेंगे। 2 गुणे f का मान आपका 10 दिया है, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 सेमी। ठीक है, अगर ये उत्तल दर्पण है तो 20 सेमी हमारा रहेगा प्लस में। अगर अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस चिन्ह में होती है, तो माइनस में रहेगा। लेकिन आंसर में हम माइनस चिन्ह नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अगर फोकस दूरी देता है तो वक्रता त्रिज्या भी निकाल लेंगे और वक्रता त्रिज्या देता है तो फोकस दूरी भी निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका दिया हुआ है, कह रहा है कोई अवतल दर्पण, यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हो रही है, अभी तक उत्तल दर्पण की बात हो रही थी। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का, बिंब किसे बोलते हैं, जो वस्तु रखी जा रही है। अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर जो वस्तु रखी जा रही है, उस वस्तु को हम बिंब कहते हैं। तो वस्तु की दूरी जो है वो हमेशा माइनस चिन्ह में होती है, तो u बराबर हम -10 सेमी लिख लेंगे। ठीक है, रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, तो 3 गुना बनता है, तो आवर्धन आपका ऋणात्मक होगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है, चूँकि प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, इसलिए आवर्धन ऋणात्मक होगा। आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक होता है, और आभासी बनता है तो आवर्धन धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये u का मान -10 सेमी हो गया। आवर्धन को m से दर्शाते हैं, m का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना बोला है तो 3 होगा, लेकिन ये ऋणात्मक होगा, माइनस चिन्ह में होगा। ठीक है, आगे आपसे कहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो हम प्रतिबिंब की दूरी को भी बोलते हैं। लिखेंगे माना प्रतिबिंब की दूरी भी है, माना प्रतिबिंब की दूरी भी है। ठीक है, हमने प्रतिबिंब की दूरी क्या मान लिया, भी मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि m बराबर आपका फार्मूला होता है -v/u, इसलिए m का मान हम -3 रखेंगे। माइनस में v/u का मान आपका -10 दे रहा है। हम माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह को काट देंगे तो -3 बराबर v/10 आ जाएगा।
10 का 3 में गुणा करेंगे, v बराबर आपका -30 निकल के आएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख लीजिए, प्रतिबिंब की दूरी बराबर 30 सेमी। जब हम इसको लिखेंगे तो माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, खाली दूरी माइनस चिन्ह में निकलेगी, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, माइनस चिन्ह में होती है। ठीक है, तो ये माइनस चिन्ह में निकला है, तो प्रतिबिंब की दूरी 30 सेमी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश वायु से, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी बात हो रही है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक को हम n बोलते हैं, n का मान दिया है 1.5। ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। देखिए ये है आपकी कांच की प्लेट मान लीजिए, और ये बाहर हमारा क्या है, वायु है, और ये कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट है। तो जो प्रकाश है ना, ये वायु से चल करके कांच की प्लेट में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये आ रहा है, वायु से चल रहा है, यहाँ से चलना शुरू हुआ है वायु से, और कांच की प्लेट में प्रवेश कर रहा है। तो जो इसका अपवर्तनांक है वो कितना, 1.5 है, ऐसा आपको बताया जा रहा है। आगे कहता, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। इस कांच में प्रकाश की चाल आपसे पूछा जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल भी है। कांच में प्रकाश की चाल क्या है, भी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से दर्शाते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ मान लेंगे, माना कांच में प्रकाश की चाल भी मीटर प्रति सेकंड है या भी है, ऐसे आप मान सकते हैं प्रश्नानुसार। चूँकि अपवर्तनांक यहाँ लिखिए, अपवर्तनांक n बराबर होता है, हमारी प्रकाश कहाँ से आ रही है, वायु से आ रही है, और कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। ठीक है, तो जो हमारा अपवर्तनांक का सूत्र होगा वो होगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब वायु, उसको हम c बोलेंगे। जहाँ से चलना शुरू हो रही है उसकी चाल ऊपर होगी, और जहाँ जा रही है बाद में उसकी चाल नीचे होगी। बटे में हम लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, और कांच में प्रकाश की चाल हमने भी मान लिया है, इसलिए n का मान देखिए कितना है, 1.5 है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸। अब बटे कांच में प्रकाश की चाल क्या है, भी है। इसको सॉल्व करना है तो भी को यहाँ 1.5 को यहाँ ले जाइए, तो भी बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। यहाँ दशमलव के पीछे एक अंक दिख रहा है जिसका नाम है 5, दशमलव के पीछे एक अंक है, तो यहाँ हम 3 के पास एक 0 लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा। यानी इसको हम 30 × 10⁸ बटे में 15 लिखेंगे। 15 से 30 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी 2 × 10⁸। चलिए इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देता है, कोई उत्तल लेंस, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 लिख लीजिए। क्या देता है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूरी पर बनाता है। ठीक है, कोई उत्तल लेंस है,
उत्तल लेंस और अवतल लेंस का नाम आप लोग सुने होंगे। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोई उत्तल लेंस है जो सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी की दूरी पर, उस लेंस से 50 सेमी की दूरी पर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? जो उत्तल लेंस है ना, वो प्रतिबिंब 50 सेमी की दूरी पर बना रहा है। किसका प्रतिबिंब? सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह सुई कहाँ रखी हुई है, उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखी हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या आपको दे रहा है। कह रहा प्रतिबिंब की जो आकार है, साइज है, वह बिंब के आकार का है। बिंब क्या है? सुई है, वस्तु को ही हम बिंब कहते हैं। तो जितना बड़ा सुई है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बन रहा है। ये दोनों का आकार क्या है? सेम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि उत्तल लेंस द्वारा बिंब का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेमी दूर बनता है। इसलिए प्रतिबिंब के साइज को, या प्रतिबिंब जो बनता है उस दूरी को हम भी कहते हैं, और भी का मान आपका क्या हो जाएगा? 50 + 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? + 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके आगे देखिए प्रतिबिंब का साइज और बिंब का साइज क्या है? बराबर है। तो हम प्रतिबिंब के साइज को अगर जो h' मानते हैं, यहाँ लिख लीजिए, चूँकि प्रतिबिंब का साइज h' है और इसके बराबर है बिंब का साइज। इसके बराबर क्या है? बिंब का साइज। कहाँ है? यहाँ दिख रहा है जी? कुत्ता जा रहा है घर में, दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतिबिंब की साइज बराबर क्या होगा? बिंब की साइज, जिसे हम प्रतिबिंब का साइज h' बराबर होगा बिंब का साइज h। मतलब आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। बिंब के आकार को हम O भी मानते हैं, प्रतिबिंब के आकार को I भी मानते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो भी इसको जिस अक्षर से दर्शा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में बोला प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के क्या है? बराबर है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। इसलिए प्रतिबिंब के साइज बटे बिंब के साइज बराबर होता है V/U। अगर हम प्रतिबिंब के साइज को I माने होते और इसको O माने होते तो I/O बराबर हो जाता V/U। ठीक है, लेकिन हमने I तो माना नहीं है और इसको O नहीं माना है, H' और H माना है, तो H' बराबर V/ क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के क्या है? बराबर है। तो हम H' के जगह पे H भी रख सकते हैं ना। H/H बराबर V/U। H से H मेरा एक बार में कट जाएगा, तो V बराबर क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। V बराबर क्या आ जाएगा? U। यानी V का मान कितना है? 50, तो U का मान भी क्या हो जाएगा? 50। U बराबर हो जाएगा 50, क्योंकि V बराबर हमारा 50 दिया है, तो V का मान यहाँ रख देंगे, तो U बराबर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था? यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? तो यह सुई उत्तल लेंस के सामने 50 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें बोलता है लेंस की क्षमता बताने के लिए। तो लेंस की क्षमता को हम P बोलते हैं, और P बराबर 1/F हमारा फार्मूला होता है जब F हमारा मीटर में होता है।
और लेंस की क्षमता P बराबर 100/f भी होता है जब f हमारा सेमी में होता है। f जो फोकस दूरी होती है उसकी लंबाई अगर सेमी में दिया रहता है तो हम 100/f लगाते हैं, और यदि मीटर में दिया है तो 1/f लगाते हैं। ठीक है, और लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। तो इसमें लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता में आप देख रहे हैं कि f की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार u का मान क्या होगा, -50 होगा। u का मान क्या होगा, -50 होगा। इसलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये मेरा फार्मूला होगा। 1/f बराबर 1/v का मान 50 दिया हुआ है, माइनस 1/u का मान -50 है। u का मान क्या है, -50। इसको सॉल्व करिए। 1/f बराबर 1/50, ये माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस 1/50 होगा। आगे हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2/50 होगा। 2 1 कम 2 और 2 से 50 मेरा 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/25 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f का मान 1/25 है, f का 1 में गुणा होगा, 25 का 1 में गुणा होगा। 1/f बराबर क्या है, 1/25 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे f का 1 में और 25 का 1 में, तो f का मान आपका 25 आ जाएगा, 25 सेमी। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है तो f का मान यहाँ प्लस चिन्ह में ही निकलेगा। अब हमें लेंस की क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंस की क्षमता। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि लेंस की क्षमता P होती है और ये सेमी में है तो आप 100 क्या लिख दीजिएगा, f। 100/f का मान 25, 25 से 100 हमारा 4 बार में कट जाएगा, तो P बराबर आपका आएगा 4 डायोप्टर। और यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा लीजिएगा। उत्तल लेंस में या उत्तल दर्पण हो, कुछ भी हो, उसमें लेंस की क्षमता हमेशा प्लस चिन्ह में लिखी जाती है और अवतल लेंस में लेंस की क्षमता माइनस चिन्ह में लिखी जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी अवतल लेंस में ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस में धनात्मक होती है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को फिर देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देता है 5 सेमी लंबा कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 सेमी लंबा बिंब है। बिंब का मतलब हो गया वस्तु है, उसकी लंबाई हमारा क्या है, 5 सेमी। तो हम बिंब के साइज को h मान लेते हैं। h का मान हमारा दिया है 5 सेमी। उसके आगे चलते हैं। 10 सेमी फोकस दूरी के, फोकस दूरी हमारा कितना देता है, 10। तो f के बराबर हम 10 सेमी लिखेंगे। अब ये प्लस में 10 होगा कि माइनस में होगा, तो क्वेश्चन में कहा है अभिसारी लेंस। हमने बताया अभिसारी लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है ना। और उत्तल लेंस में हमेशा क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए अभिसारी लेंस। चूँकि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसी कारण हमने f का मान क्या लिखा है, +10 लिखा है। 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। जो वस्तु हमारी रखी गई है, बिंब रखी गई है, वो 25 सेमी दूर रखी गई है, तो u बराबर हमारा 25 सेमी होगा। ठीक है, माइनस का 25, हम u का मान हमेशा माइनस में रखेंगे, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, सदैव हम u का मान कहाँ रखते हैं, माइनस चिन्ह में रखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हो गया v का मान। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v का मान नहीं होता, प्रतिबिंब का साइज मतलब
और उसकी प्रकृति बताना। साइज का मतलब हो जाता है उसका आकार। साइज का मतलब क्या हो जाता है? उसका आकार। तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो पूछ रहा है। अब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कितनी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो v का मान और h डैश का मान आपसे पूछा जा रहा है। आप यहाँ माना में लिख लेंगे माना प्रतिबिंब की स्थिति v तथा प्रतिबिंब का साइज h डैश है, आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको किरण आरेख खींचना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किरण आरेख आपको खींच के दिखा दे रहे हैं। ये मान लीजिए वक्रता केंद्र C है और यहाँ पे एक लेंस आपका है। अभिसारी लेंस का मतलब कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस आप लोग को पता है बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। यहाँ पर आप f1 जितना दूरी पे f1 है उतना ही दूरी पर आप क्या रखेंगे? f2 है ना। ये पहला फोकस है, ये दूसरा फोकस है और ये हमने लिख लिया f2 2f1। देखिए 2f1 और C के बीच में हमारा f1 होता है, ऐसे 2f2 और C के बीच में हमारा क्या होता है? f2 होता है। ठीक है, इस तरह से आपके फिगर बन रहे हैं। अब देखिए जो हमारा वस्तु रखी जा रही है उस वस्तु को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। इस वस्तु का नाम हमने AB रखा और ये वस्तु कितना लंबा है? 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। आगे देखिए इस वक्रता केंद्र से जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ये 25 सेंटीमीटर दूरी बताया जा रहा है और फोकस कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर। वक्रता केंद्र से ही हमेशा दूरियों को नापते हैं, तो वक्रता केंद्र से फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। इधर भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस तरह से हमने नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ से जो वस्तु से प्रकाश की किरण जाएगी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये मेरा मुख्य अक्ष है, तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के जो फोकस है ना उससे होते हुए ये आगे चली जाती है। ठीक है, और दूसरी जो होती है ना, दूसरी जो किरण होती है वो वक्रता केंद्र C से होकर सीधे निकल जाती है। अब देखिए थोड़ा सा हम फिगर मिस्टेक हो रहा है, ऐसे ही होगा लेकिन थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक हो रहा है। इस तरह से ये जाएगी और ये वक्रता केंद्र आपका क्या है? ये तो 10 लिखे हैं। वक्रता केंद्र आपका यही है ना C, यहाँ से होकर के ये ऐसे निकल जाएगी और ये जहाँ पे काटेंगे उसको हम A डैश मान लेंगे इस बिंदु को और यहीं से हम मुख्य अक्ष पे एक लंब खींचेंगे, और इसको हम B डैश मान लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रतिबिंब। ये क्या हो गया? प्रतिबिंब, जिसकी साइज हमको नहीं पता है तो हमने h ऑलरेडी मान रखा है और वक्रता केंद्र से इस प्रतिबिंब की दूरी हमने क्या मान लिया है? v मान लिया है। तो हमने किरण आरेख ऑलरेडी आपको खींच के दिखा दिया है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी और ये फोकस, देखिए मिस्टेक हो रहा है ना अभी, इसको थोड़ा सा और इधर कर लीजिए। ये द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, दूसरे फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 2f2 है, ऐसे होगा और एक वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। अब इंच बटरी से आप लोग बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? तो f का मान बताइए क्या देता है? f का मान आपका देता है 10, तो ऑलरेडी लिखा गया है। v का मान निकालना था, आप यहाँ लिख लीजिए, चूँकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसलिए 1/f का मान हम कितना लिखेंगे? 10, 1/v पता नहीं है, माइनस 1/u का मान देखिए क्या लिखा जाएगा? माइनस का 25 और इसे ब्रैकेट में आप यहाँ बंद कर लेंगे। आगे यहाँ पर देख लीजिए 1/10
बराबर 1/v है। माइनस माइनस का गुणा करने से ये प्लस हो जाएगा 1/25। अब 1/25 को हम इधर लाएंगे तो ये होगा 1/10 माइनस 1/25 बराबर में 1/v। 25 और 10 का एलसीएम 50 बनेगा। 10 से 50 मेरा 5 बार में कटेगा, 10 × 5 = 50, तो यहाँ 5 का 1 में गुणा किए 5 आया। 25 से 50 2 बार में कटेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 बराबर 1/v। घटाना करेंगे तो 3/50 बराबर 1/v। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 3v होगा और ये 50 होगा, 3v होगा और ये क्या होगा 50। v का मान आपका 50/3 होगा। हम भाग करेंगे 16 × 3 = 48, 2 बचेगा, दसमों लगाएंगे 20, 3 × 6 = 18। हमेशा ये 6 ही आएगा, ख़त्म नहीं होने वाला है, तो इसे हम 16.7 सेमी मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे 16.7 सेमी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 16.7 सेमी की दूरी पर बनेगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, एक आंसर आपका हो गया। अब प्रतिबिंब की साइज पूछा है, प्रतिबिंब का क्या पूछा है साइज। तो प्रतिबिंब की साइज हमें निकालने के लिए आप लोग को पता है ना, यहाँ लिख लीजिए, चूँकि m बराबर क्या होता है v/u और h डैश बटा क्या होता है h, ये फार्मूला है ना। इसलिए अब यहाँ पर आप लोग मान रखेंगे v का मान बताइए कितना निकला है, 50/3 ही रख लीजिए, बटे u का मान आपको रखना है। u का मान कितना है बताइए, 25 है। u का मान कितना है भाई, माइनस का 25 है। h डैश देखिए मालूम है, नहीं मालूम है। अब बटे h का मान देखिए 5 दिया हुआ है। फिर से हम समझा देते हैं, प्रतिबिंब का साइज मतलब उसका आकार जानना है, तो आकार जानने के लिए हमने प्रतिबिंब के साइज को h डैश मान लिया है। ये ऑलरेडी m के इक्वल होते हैं दोनों के दोनों, तो हम m बराबर इनको लिख लिए और इन्हीं दोनों को लेकर के चलेंगे v/u, h डैश बटे h को। v का मान 50/3 है, u का मान -25 है। ठीक है, अब देखिए हम इस 5 से आप चाहें तो 25 को काट सकते हैं, तो काट दीजिए इससे, 5 से -25 मेरा 5 बार में कट जाएगा। अब इस 5 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो h डैश बराबर हो जाएगा -50/5 3 कितना हो जाएगा 15। माइनस चिन्ह को हम ऊपर लगा देंगे, या 15 का आगे लगाइए, -5 का 3 में गुणा करेंगे -15 होगा, ये -15 यहाँ लगाते हैं, ऊपर लगाइए। अब इसको 5 के टेबल से काट दीजिए, 5 3 15, 5 दाँ में 50। h डैश बराबर हो गया -10/3, यानी कि -3.33 हो रहा है। तो प्रतिबिंब का साइज जो है h डैश वो 3.3 सेमी माना जाएगा। एक आंसर ये हो गया प्रतिबिंब के साइज का। अब देखिए प्रतिबिंब का साइज क्या है, प्रतिबिंब का साइज छोटा है, बिंब के साइज से इसका साइज क्या है छोटा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। ठीक है ना, ये उल्टा हो गया ना, ये सीधा खड़ा था या नीचे की तरफ दिख रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति लिख लीजिए वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको हटाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखा जाए। इसके बाद जो देता है 6 नंबर का क्वेश्चन, देखिए बोलता है एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करना है। ठीक है,
तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है उसको हम Q से दर्शाते हैं। आवेश Q किससे दर्शाते हैं? Q से। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, इसलिए एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे दर्शाते हैं? n से। तो n बराबर हमारा हो जाएगा Q बटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E लिख दीजिए। तो यहाँ हमने एक कूलाम आवेश लिया है, कितना है? एक कूलाम आवेश एक कूलाम है। अब बटे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम है। अब इसको सॉल्व करना है। ये एक कूलाम लिखे हैं और उसमें देखिए एक कूलाम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन पर जितने आवेश होते हैं उससे हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बटे ये दशमलव है ना, एक अंक के आगे, तो इसको 10 बना दीजिए, दशमलव हट जाएगा 16 और 10 के पावर 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 के पावर +19 हो जाएगा। n बराबर, अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से मैं 10 के पावर 19 में से एगो 10 निकाल दूँ तो एक 10 निकलेगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर 18 बटे 16। 10 के पावर 18 और 10 के पावर यहाँ एक मिल के 10 के पावर 19 बन जाएगा, जिसमें से मैंने एक 10 को निकाला। 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 100 गुणे 10 के पावर 18 बटे में है 16। 4 से इसको काट देते हैं, 4 बार में कटेगा, इसको 4 से काट देते हैं, 25 बार में कटेगा। n बराबर आ रहा है 25 गुणे 10 के पावर 18, अब बटे में क्या आ रहा है? 4। 4 से हम 25 में भाग करेंगे, 4 छक्का 24, दशमलव लगाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। भाग करके देखिएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हम लोग को टोटल 11 क्वेश्चन देखना है। ठीक है, 11 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका कहता है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो जो बैटरी का विभवांतर है वो कितना है? विभवांतर को हम V से दर्शाते हैं, वो 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को, हर एक कूलाम आवेश मेरा कितना है? 1 कूलाम। ठीक है, हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? कितनी ऊर्जा दी जाती है? ऊर्जा को हम E से दर्शाते हैं। E का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक, हर एक आवेश का मतलब प्रत्येक आवेश द्वारा दी गई ऊर्जा, प्रत्येक आवेश क्या लिखा है? गुजरने वाले हर एक आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो हर एक आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती था, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक आवेश को दी गई ऊर्जा बराबर इसके होगा किया गया कार्य क्या होगा? W। इसलिए E बराबर किया गया कार्य क्या है? W है। W बराबर हमारा सूत्र होता है
आवेश गुणे विभवांतर। आवेश हमारा कितना है, 1 है, अब विभवांतर कितना है, 6। दोनों का गुणा करेंगे तो 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है, देखिएगा। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 100 ओम का एक विद्युत लैंप है, 50 ओम का एक विद्युत टेस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। तो इसमें 3 को हमारे वस्तुएं हैं। पहला वस्तु का नाम क्या बताया जा रहा है, विद्युत लैंप है जो कि 100 ओम का है, और दूसरा वस्तु आपका विद्युत टेस्टर है जो 50 ओम का है, और तीसरा आपका क्या है, एक जल फिल्टर है जो 500 ओम का है। और इन तीनों को 500 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है, मतलब जोड़ा गया है। पार्श्व क्रम का मतलब हो जाता है समांतर क्रम में इनको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है, समांतर क्रम। आगे क्या कहता है, उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है। एक विद्युत स्त्री है, उसका प्रतिरोध हमको बताना है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह इतनी ही विद्युत ऊर्जा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। अब देखो, जब हम विद्युत स्त्री को इस 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तो जितनी तीनों वस्तुएं ऊर्जा ले रही थीं, जितनी आवेश ले रहे पर क्या लिखा है, हाँ, जितनी विद्युत धारा ले रही थी तीनों वस्तुएं, उतना ही ये विद्युत स्त्री भी विद्युत धारा लेगा। अकेले उन तीनों के बराबर अकेले ये हमारा विद्युत स्त्री विद्युत ऊर्जा को अवशोषण करेगा, लेगा। आगे कहा है, यह भी ज्ञात कीजिए, हाँ, विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हमें तो ऑलरेडी पहले विद्युत स्त्री का प्रतिरोध जानना है, तो हम मान लेते हैं, माना विद्युत स्त्री का प्रतिरोध R ओम है, R ओम है। हमने विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या माना, R ओम मान लिया। प्रश्नानुसार जो R1 है वो पहला प्रतिरोध पहले वस्तु का है, 100 ओम का विद्युत लैंप है, यानी विद्युत लैंप के प्रतिरोध को हम R1 मान लेंगे, जिसका मान दिया है 100 ओम। R2 आपका टेस्टर है 50 ओम का, ठीक है, ये ओम का चिन्ह बना रहे हैं। उसके बाद आपका टेस्टर के बाद 500 ओम का जल फिल्टर है, जिसे हम R3 से दर्शाएंगे, 500 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, इतना तो हमारा ऑलरेडी दे दिया है, और भी का मान हमारा कितना देता है, 220 वोल्ट देता है। भी का मान कितना देता है, 220 वोल्ट देता है। ठीक है, विभवांतर भी का मान हमारा है 220 वोल्ट। ये कैपिटल भी रहेगा और ये छोटा भी रहेगा। अब देखिए क्या कहता है कि ये तीनों युक्तियाँ R1, R2, R3 जितनी धारा खींच रही है ना इस बैटरी से, उतना हमारा विद्युत स्त्री अकेले खींच रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि इन्हें पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया
जाता है, इसलिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आपका फार्मूला बनेगा। 1/r, ये देखिए पार्श्व क्रम का फार्मूला है, और ये जो R है हमारा विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध है, ये हमारा लैंप का है, ये टेस्टर का है, और ये जल फिल्टर का है। ये तीनों के योगफल के बराबर इसका प्रतिरोध अकेला था। अब हम लगाएंगे 1/r बराबर 1/r1 का मान देखिए 100 दिया हुआ है, प्लस 1/r2 का मान 50 दिया हुआ है, प्लस 1/r3 का मान 500 दिया हुआ है। 1/r बराबर एलसीएम इनका 500 बन जाएगा। एलसीएम क्या बन जाएगा? 500। 100 से 500 मेरा 5 बार में कटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 एकम 5। 50 से हमारा 500 10 बार में कटेगा तो 10 एकम यहाँ 10 आ जाएगा, प्लस 500 से 500 एक बार में कटेगा तो 10 5 15 एक 16/500 हो जा रहा है, 16/500। इसको हम 4 के टेबल से अगर काटते हैं तो 4 चौका 16, इसको 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 4/125 हो रहा है। 1/r का मान, इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये r/1 बन जाएगा। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 125 बटा कितना बन जाएगा? 4। ठीक है, बटे में हम 1 छिपा देते हैं, यानी r बराबर 125/4 ओम हमारा आंसर होगा। ये इसका प्रतिरोध हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? विद्युत इस्त्री से प्रवाहित धारा, मतलब विद्युत इस्त्री में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान आपको ज्ञात करना है। तो विद्युत इस्त्री में प्रवाहित धारा हमारा I होता है, और I बराबर V/R आपका फार्मूला होता है। I बराबर V/R क्या होता है? फार्मूला होता है। तो यहाँ लिख लेंगे, चूँकि I बराबर V/R, इसलिए I बराबर V का मान 220 दिया हुआ है, अब बटे R का मान अभी हमने 125/4 निकाला। 125 बटा क्या निकाला? 4। इस 4 का हमारा 220 में गुणा होगा, तो बताइए I बराबर कितना हो जाएगा? 220 गुणा 4 बटे 125, है ना। इसको हम 5 के टेबल से काट दें तो 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, इसको 5 से काट दें, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 44 बार में कट जा रहा है। 44 का 4 में गुणा करा लीजिए, 4 चौका 16, 1 17, 176/25, 176 बटे कितना आ रहा है? 25। अब हम क्या करें? 25 से इसमें भाग करें तो 25 5 125, 25 6 150, 25 7 175, 25 7 175, 7 बार में 175 कट जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 175 कट गया ना, तो एक बचा है, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। अभी 25 का 10 में भाग नहीं जाएगा, अब 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 25 चौका 100। इतना एम्पियर आपका धारा बह रही थी। ठीक है, कितना एम्पियर धारा बह रही थी? 7.04 एम्पियर का। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग का अच्छा आ रहा है। चलिए थोड़ा इंक डाल रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, है ना। इसको हटा देते हैं। पार्श्व क्रम का फार्मूला आप लोग जान गए। श्रेणी क्रम का फार्मूला हमारा तुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस, ऐसे हमारा जितने प्रतिरोध रहेंगे आगे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देता है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम ए में दिया है और बी में दिया है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 को, एक 4 ओम का प्रतिरोध है, दूसरा जो आपका देता है वो 8 ओम का प्रतिरोध है, तीसरा जो देता है वो 12 ओम का है, तथा चौथा जो है वो 24 ओम का प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा कहता है अधिकतम लिखता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखता है? अधिकतम।
और ऑप्शन नंबर बी में हमारा देता है निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यही कहा 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोधों को, प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें। मतलब इन चारों प्रतिरोध की कुंडलियां हैं, इनको किस क्रम में हम संयोजित करें कि इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध अधिकतम मिले और इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मिले, निम्नतम मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम हल करेंगे ऑप्शन ए को तो लिखेंगे चूंकि तुल्य प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त करने के लिए, चूंकि तुल्य प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा, संयोजित किया जाएगा। इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर हमारा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 4 प्रतिरोध है तो हम R4 तक लिखेंगे। R बराबर R1 का मान 4, R2 का 8, R3 का 12 और R4 का 24। अब इनको जोड़ लीजिए तो 12, 24 और 12 कितना होता है 36, और इनको जोड़ेंगे तो फिर 12 होगा, 48 ओम आएगा। 48 ओम आपका आंसर होगा। अब हमारा बी है, तो बी में हमारा क्या कहता है, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर वही चीज़ हिंदी में फिर लिखेंगे, चूँकि तुल्य प्रतिरोध, सब कुछ यही रहेगा, चूँकि तुल्य प्रतिरोध निम्नतम है ना, प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाएगा। ठीक है, चूँकि तुल्य प्रतिरोध निम्नतम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाएगा, इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 आपका फार्मूला हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है, 4 है, 1/R2 का मान 8 है, 1/R3 का मान 12 है और 1/R4 का मान 24 है। इनका एलसीएम 48 बनेगा। 1/R बराबर क्या लिखेंगे, 1/R बराबर इनका एलसीएम 48 लिख लेंगे। 4 से 48 हमारा 12 बार में कटेगा तो 12 करने 12 आ जाएगा। 8 से 48 6 बार में कटेगा तो 6 1 कम 6। 12 से 48 4 बार में कटेगा, 4 1 कम 4 और 24 से 48 2 बार में कटेगा, 2 1 कम 2। 6 4 10 2 12 12 24, 24/48 हो रहा है। 24 से करने 24, 24 गुना 48 1/2 हो रहा है। 1/R यदि 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो R/1 बनेगा, यानी R बनेगा। उसको उल्टा करेंगे 2/1 यानी 2 बनेगा। तो उस समय इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 2 ओम आएगा। तो देखिए अधिकतम हमारा 48 ओम आया है और निम्नतम हमारा 2 ओम आया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। इसको हटाते हैं 9 नंबर को, अब 10 नंबर को देखा जाएगा। टोटल हम लोग को 11 क्वेश्चन देखना है, पूरा आप लोग देख लीजिए। कल आप लोग का पेपर है, इसलिए आप लोग के लिए देखिए इतना मेहनत से बना रहे हैं, जल्द से जल्द। समय नहीं था फिर भी समय निकाले हैं। यहाँ देखिए बोलता है 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से भी का मान 50 वोल्ट दे रहा है। विभवांतर को भी कहा जाता है और ये दे रहा है 50 वोल्ट। ठीक है,
1 घंटे में टाइम आपका 1 घंटा है, टाइम कितना है 1 घंटा है, 1 आवर्स है। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 9600 कूलाम, कितना कूलाम 9600 कूलाम आवेश को, आवेश हमारा 9600 दे रहा है, क्यू का मान है 9600 है, नहीं 96,000 है, 96,000 कूलाम। ठीक है, कूलाम को हम सी से दर्शाते हैं, सी लिख रहे हैं, 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। इसमें हमको कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी, इतने आवेश को 50 वोल्ट के विभवांतर से 1 घंटा में, 1 घंटा में 50 वोल्ट के विभवांतर से इतने कूलाम आवेश को स्थानांतरित किया जा रहा है, तो कितनी हमारी क्या ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऊष्मा को हम H से दर्शाते हैं, H का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए H का मान ज्ञात करने के लिए, H का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है VI/T। I हमारा देखिए इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, V दिख रहा है, दिख रहा है, T भी हमारा दिख रहा है, V भी दिख रहा है, लेकिन I नहीं दिख रहा है। तो हम I को निकालेंगे ना, पहले I निकल जाएगा, उसके बाद इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चूँकि I बराबर Q/T हमारा फार्मूला है, I बराबर क्या फार्मूला है, Q/T, इसलिए I बराबर, आप स्मॉल I लिखिएगा, धारा को हम स्मॉल I से दर्शाते हैं। Q हमारा कितना है 96,000 है, और टाइम कितना 1 घंटा, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, यहाँ पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 हमने काट दिया, तो हमारे पास आ गया 960/36, 12 36, 12 96, 0, 80/3 एम्पियर हमारा I का मान निकल रहा है। लेकिन हमें तो ऊष्मा निकालना है, तो H बराबर क्या फार्मूला है, लिख लीजिए, H बराबर VI/T, ये मेरा फार्मूला है। इसलिए H बराबर V का मान देखिए 50 दिया है, I का मान हमने निकाला है 80/3, और T का मान है 3600। 3 से हम 3600 को काट देंगे, 1200 बार में कट जाएगा। 80 और 50 का गुणा करेंगे, 5 8 40, 4000 बन जाएगा, और उसमें 1200 का गुणा करा देंगे, 12 चौका 48, और 5 को 0 हो रहा है। इसे हम 4.8 गुणे 10 के पावर 6 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे 4 के बाद दशमलव लगा रहे हैं तो इसके पीछे हमारे 6 अंक बच रहे हैं, इसलिए 10 के पावर 6। उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल, यहाँ पे जूल लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 50 वोल्ट विभवांतर था, 1 घंटा में इतना कूलाम आवेश को स्थानांतरित करना था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना था, तो कितनी उष्मा हमारी उत्पन्न होगी, उसको हम ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किए हैं। लेकिन इससे पहले हमें I का मान निकालना पड़ा है Q/T से, आवेश बटा समय, धारा बराबर आवेश बटा क्या होता है, समय, आप लोग याद किए हैं ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन क्या करेंगे, टाइम नहीं है कि हम टोटल बता पाएँ, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व करा देते, खाली न्यूमेरिकल ही बता रहे हैं। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, कोई विद्युत मोटर है जो 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट इसका विभवांतर है, विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। I का मान 5 एम्पियर है, I का मान कितना है 5 एम्पियर, एम्पियर को A से दर्शाया जाता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, मोटर की शक्ति मतलब पावर, P का मान आपसे पूछ रहा है, मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। 2 घंटे में
मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा हमें ई का मान भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ऊर्जा को हम ई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P बराबर जो फार्मूला होता है वो हमारा V गुणे I होता है। V और I दोनों मान आपका देखिए ऑलरेडी दे दिया है, यहाँ पे बड़ा I ही लिख लीजिए, I लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसकी शक्ति तो ऑलरेडी निकाल सकते हैं। और E बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है P गुणे T। P गुणे क्या होता है? T, मतलब शक्ति गुणे समय होता है। तो इन दोनों सूत्रों के प्रयोग से इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए। मोटर की शक्ति P होगी और P बराबर V गुणे I इसका फार्मूला होगा। V का मान है बाबू 220 और I का मान है 5, 22 × 5 = 110, 0 1100 शक्ति है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। 1100 वाट हो रहा है। अगर हम इसको किलोवाट में बदलें तो 1100 में 1000 से हम भाग कर देंगे, ये हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट, वाट को W से दर्शाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे तो 10 बचेगा, 10 का भाग करेंगे 1.1 किलोवाट आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, किलोवाट में। ये तो मोटर की शक्ति हो गई। दूसरा हमसे क्या पूछा है? उपयुक्त ऊर्जा, ठीक है। उपयुक्त ऊर्जा E बराबर क्या फार्मूला है बताइए? अभी मैंने ऊपर लिख के आपको दिखाया है, P गुणे T। ये ना फार्मूला है, P गुणे T। अब देखिए इस क्वेश्चन में टाइम दिया है 2 घंटे में। टाइम हमने यहाँ पर नोट नहीं किया है, नोट कर लीजिए। T का मान 2 घंटा दिया है, ठीक है। तो P का मान हमारा 1.1 है और उसमें हम 2 से गुणा करा देंगे तो 2.2 हो जाएगा। और ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाता है? जूल। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा 2.2 जूल, ठीक है। नहीं, ऊर्जा है किलोवाट घंटा होगा, मिस्टेक हो रहा है, किलोवाट घंटा, ठीक है। किलोवाट इसका मात्रक है, इसका मात्रक घंटा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको 11 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 11th और 12th के भी वीडियो आपको देखने को हर साल मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।